मेरा ख्याल है कि अब हम पीरियोडिक टेबल के चंद जनरल ट्रेंड्स के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। और इनमें से पहला जो अमूमन केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर क्लासेस में और इनके अलावा केमिस्ट्री स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में भी आता है, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ये है क्या? ये दरअसल वो एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से यानी न्यूट्रल एटम से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है या चाहिए होती है। तो ये होगी एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और अब तक आपको आयन के बारे में मालूम ना हो तो ये इसे समझने का बेहतरीन मौका भी है, यानी ये कैसे और क्यों बनता है। तो एक आयन असल में कोई ऐसा एटम या मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि वो आपस में जुड़े हुए बॉन्ड किए हुए एटमों के क्लस्टर्स होते हैं। चंद वीडियोस के बाद हम बॉन्डिंग के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि कोई सभी एटम या मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ना हो, और अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ना हो तो उस पर कुछ न कुछ चार्ज जरूर होगा। मसलन अगर इसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि अगर आपके पास हाइड्रोजन हो, अमूमन ये न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो मैं इसे कुछ यूं लिखूंगा। ये एक इलेक्ट्रॉन, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकाल दिया जाए तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियस ही बचेगा, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन यानी +1 चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन को हम -1 लिख सकते हैं। तो इस प्रोसीजर में हमने क्या सीखा? हमने हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कर दिया, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। यूं हाइड्रोजन एटम एक आयन बन गया, क्योंकि अब इसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है और ये कैट आयन कहलाता है। कैट आयन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। इसी तरह अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स के मुकाबले में बढ़ जाए, जैसे यहां हम क्लोरीन Cl की मिसाल ले रहे हैं। स्टेबल फॉर्म में इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन शामिल कर दिया, तो अब ये Cl- हो जाएगा, यानी अब ये एक नेगेटिव आयन बन गया है, जिसे हम एनायन भी कहते हैं। एनायन, ये इसके नाम में ये इस ए प्रीफिक्स का मतलब है किसी चीज का उलट, यानी एनायन का मतलब हुआ नेगेटिव आयन इस कैट आयन के मुकाबले में। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी को कैट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने में इस्तेमाल होती है, शामिल करने के लिए नहीं। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कोई एटम कैटायन ही बनता है। हम पहले भी कई बार पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर चुके हैं, या पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ कौन से एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा और कौन से एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए ग्रुप 1 से शुरू करते हैं। ये वाला हम खास तौर पर एल्कली मेटल से शुरू करेंगे, इसलिए हमने हाइड्रोजन को बाहर रखा है। तो ये सब इनके बारे में हमने बहुत बातें की। तो इन्हें इस मैजिक नंबर 8 तक पहुंचने के लिए, यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए ज्यादा आसान ये होगा कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पा लें। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया पोटेशियम। पोटेशियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो इसके चौथे शेल में है, तो ये इसे निकाल बाहर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आसानी से पूरे कर सकता है। और फिर ये आर्गॉन, ये एक्सट्रीम राइट वाले कॉलम में इसकी तरह दिखाई देने लगेगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए मरे जा रहे हैं, देने के लिए मरे जा रहे हैं। तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करने के लिए, यानी इन्हें आयोनाइज या कैटायोनाइज करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी, यानी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम यानी लो होगी। और मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ रहा है। और अब इन वालों के बारे में क्या ख्याल है, जैसे कि इस नियॉन के बारे में, यानी इस इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करना कितना मुश्किल हो सकता है। नियॉन बिल्कुल खुश और मुतमईन है, उसे किसी से रिएक्शन में करने की, बॉन्डिंग करने की जरूरत भी नहीं, और खुश है। वो किसी दूसरे के फड्डे में टांग भी नहीं अड़ाना चाहता, तो ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करेगा, बल्कि इस ब्लॉक के दूसरे वाले एलिमेंट्स भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो इन एलिमेंट्स में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो हम इसे
हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एटम कहेंगे। खैर, इन जनरल आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, कुछ लोग इसे रटते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसे रटने से ज्यादा समझना बेहतर होता है कि ये इन वालों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसे लूज करने के लिए ये तैयार बैठे हैं, फिर इनके बाद वालों के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हैं मगर इतनी बेचैनी से नहीं। इस तरह पीरियोडिक टेबल में कॉलम बाय कॉलम आगे बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी भी तब्दील होती जाएगी, लेकिन जैसे ये नोबल गैसेज कैसे भी हालात में इलेक्ट्रॉन देना या देना पसंद नहीं करेंगी। लेकिन नियॉन से पहले वाला ये बेचैन होगा कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर नियॉन जैसा स्टेबल बन जाए, बजाय इसके कि ए इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करके उस ऑक्सीजन जैसा हो जाए। तो ये ट्रेंड बहुत साफ दिखाई दे रहा है और इसे समझने के लिए हम एक्सट्रीम केसेस हमें देखना होंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। तो अगर आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉन्स निकाल बाहर करने की एनर्जी कितनी होगी, तो इस मामले में इन नोबल गैसेस को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन जब हम इनके नीचे की तरफ उतरेंगे तो इस डायरेक्शन में हम पहले बता चुके हैं कि एल्कली मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं। लेकिन जब आप कॉलम में नीचे की तरफ उतरेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन का बादल बड़ा और बड़ा होता जाएगा। तो ऐसी सूरत में सीजियम का ये 55वां 55th इलेक्ट्रॉन, मैं सीजियम की बात कर रहा हूं जिसमें कि न्यूट्रल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर, तो ये 55वां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होगा इस लिथियम के तीसरे इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो इसे निकाल बाहर करना इसलिए भी ज्यादा आसान होगा क्योंकि लिथियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ये 55वां ज्यादा दूर होगा। तो ग्रुप में नीचे जाते हुए जैसे जैसे एटम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस से दूर और दूर होते जाते हैं। तो सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए लिथियम से कहीं ज्यादा ख्वाहिशमंद होगा। तो फिर वही बात, जैसे जैसे हम कॉलम में नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम से कम होती जाएगी, हत्ता कि ये ज़ीनॉन में भी अगरचे ये अपने इलेक्ट्रॉन संभाल के रखना चाहता है, लेकिन ये अपने कॉलम में ऊपर वालों मसलन नियॉन के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा इन्हें किसी को दे देने का ख्वाहिशमंद होगा। तो उम्मन यही होता है कि कॉलम में नीचे की तरफ जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाती है। इसके बरक्स आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक, तो इन सब चीजों को हरगिज रटिएगा नहीं, क्योंकि रटना सिर्फ एक टेस्ट के लिए तो कारआमद हो सकता है, लेकिन जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे और कोई आपसे पूछेगा कि सीजियम और फ्लोरीन में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो शायद तब तक आप ये सब कुछ तो भूल चुके हैं। लेकिन अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल हो तो आप फौरन ये बता सकेंगे कि सीजियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो ये 55वां इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करना बहुत आसान होगा, जबकि फ्लोरीन में 9वां इलेक्ट्रॉन है और इसे नियॉन जैसा बनने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नियॉन बहुत खुश है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं और सबके सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। तो फिर ये न्यूक्लियस के करीब भी हैं, यानी इन्हें प्रोटॉन्स की तरफ से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिल रही है और यानी अपना इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहेगा, बल्कि कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा दिलचस्पी रखा हो। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो सीजियम के लिए बहुत कम एनर्जी और फ्लोरीन के लिए बहुत ज्यादा। तो ये पीरियोडिक टेबल का एक ट्रेंड हुआ, ये सीजियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन हड़पना चाहता है। अब ये डायग्राम देखिए, ये वाली जो मैंने विकिपीडिया से ली है, इसमें एक्चुअल यानी मेजर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाई गई है। इसमें आपको एक खास पैटर्न नजर आ रहा है। ये ऊपर को निकली हुई नोकें और हर डॉट एक एलिमेंट को जाहिर कर रहा है। इसे देखकर हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रोटॉन नंबर बढ़ाते जाएंगे यानी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ाते जाएंगे तो हमें ये रिपीटेड पैटर्न्स मिलेंगे। ये एलिमेंट्स में पीरियड्स को जाहिर करते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी तकरीबन 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है, इसे आप चाहें तो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद वाला ये हीलियम अचानक ही बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करने की एनर्जी हाइड्रोजन से तकरीबन डबल हो जाती है और इसके फौरन बाद वाला ये है लिथियम, ये वाला। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये हुआ लिथियम। तो अचानक ही लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जी बहुत कम होकर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गई है, यानी हाइड्रोजन से भी आधी। और जब आप पीरियोडिक टेबल में राइट साइड की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहेगी। ये छोटी छोटी सी जो कड़ियां नजर आ रही हैं ये बड़ी दिलचस्प हैं, इन पर मैं बाद वाली किसी वीडियो में बात करूंगा। लेकिन नियॉन तक जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी और जब आप नियॉन पर पहुंचेंगे तो देखिए ये एक नोबल गैस है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही सोडियम आ जाता है और सोडियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करना बहुत आसान है
और आयोनाइजेशन एनर्जी एकदम से कम हो जाएगी, और ये सिर्फ गिरती नहीं बल्कि लिथियम से भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है। और ये जो चोटियों पर बैठी हुई नोबल गैसेज हैं, मैं इसे पूरा दिखाने की कोशिश करता हूं। तो हीलियम 8वां इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हीलियम से बहुत मुश्किल है, नियॉन में भी मुश्किल, लेकिन हीलियम से कुछ कम, क्योंकि नियॉन थोड़ा सा बड़ा है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से कुछ ज्यादा दूर हैं। आर्गॉन आया, वही पैटर्न, थोड़ी सी मजीद कम आयोनाइजेशन एनर्जी। क्रिप्टॉन वही चीज, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल लेकिन हाइड्रोजन से कुछ ज्यादा नहीं। फिर ज़ीनॉन, और फिर हम आगे बढ़ते हुए रेडॉन तक पहुंचते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आगे बढ़ते बढ़ते इन पीक्स के दरमियान फासला क्यों बढ़ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल को याद रखिए, जब आप यहां आर्गॉन से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो आर्गॉन के बाद जरा गौर से देखिए, यहां आपके पास सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स हैं, और ये भी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस एंड पी, और फिर अचानक डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए यहां। यानी आपको ज्यादा शब सेल्स यहां भरने हैं, और ज्यादा शब सेल्स, और अब रेडॉन से पहले आपको एफ ब्लॉक भी भरना है, और ये फासला इसीलिए बढ़ता जा रहा है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड था जिस पर हमने बात की, और जो यहां अप्लाई होता है, यानी जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ चलते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है, क्योंकि हर एलिमेंट इस मैजिक नंबर 8 के करीब होता जाता है, और नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इससे एक एलिमेंट आगे बढ़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला अगला जो है वो बेताब होगा, वापस नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। और ये एक ट्रेंड है कि जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में नीचे की तरफ चलते जाते हैं, यहां नोबल गैसेस के केस में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाएगी, और ये इसलिए है क्योंकि एटम का ओवरऑल रेडियस भी बढ़ता जाता है। मसलन इस रेडॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की कम अट्रैक्शन फोर्स होगी इस हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। खैर, आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिस्कशन पूरी हुई। अगली वीडियो में हम इसे इस्तेमाल करते हुए मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात करेंगे। शुक्रिया।